फिजिकल साइंस लेसन वन लेसन वन का ये पार्ट 2 वीडियो है। लेसन वन में मैंने पांचों मंडल के बारे में बता दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन लिखवा लिखवा के बताया था वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं, गैसों के बारे में बता दिया गया। और वायुमंडल के मुख्य कितनी परतें हैं, तो 5, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये पांचों कल पढ़ा दिया गया था पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद है कि क्षोभ मंडल में जानते हैं थोड़ा मौसमी घटना होता है, शॉर्ट में मौसम घटना होता है जैसे वर्षा, बादल का निर्माण, पशु पक्षी, घर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कहाँ निवास करते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सभी गैस लगभग क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, नीचे निचला तल पे, ठीक है। और क्षोभ मंडल में आप एक बार बात लिखाए थे कि यहाँ पर पैराशूट उड़ाया जाता है, यहाँ पर पैराशूट उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बता दिए थे, भूमध्य रेखा में 18 किलोमीटर, कहीं 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर, कहीं 8 से 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। आपसे बोर्ड एग्जाम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऊंचाई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किताब में ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है। संत मेरी अलग, संत जोसफ किताब अलग, डीएवी किताब अलग, बंगला मीडियम अलग, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको ऊंचाई देने वाला नहीं है। बस हाँ ये पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ कम है, तो कहाँ कम है, ध्रुवों के पास कम है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ ज्यादा है, तो कहाँ ज्यादा है, देखिए भूमध्य रेखा के पास ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। फिर दूसरा बताए थे समताप मंडल, है ना। समताप मंडल में एक ओजोन का लेयर पाया जाता है, ओजोन का लेयर। आप लोग को किताब में ओजोन मंडल अलग से वर्णन कर दिया गया, वो कोई बात नहीं, इसमें पढ़ सकते हैं कि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। देखिए ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकता है, ठीक है। अभी ओजोन लेयर के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, टू द क्वेश्चन देकर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाएंगे। बस इतना जान लो कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकता है। समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं, रिवीजन के तौर पर पढ़िए। समताप मंडल क्योंकि यहाँ तापमान समान होता है, एकदम बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्षोभ मंडल में क्या था, हम बताए थे कि ऊंचाई बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एरो मतलब ऊपर बढ़ना, तो हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, और हाइट कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये सारा बताए थे ना, क्षोभ मंडल में ये सारे बात बता दिए थे कि अगर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, अगर हाइट कम होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कितना मीटर की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान कम हो जाता है। कल हम बताए थे कि आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा, फिर उससे दुगना जाइएगा तो 2 डिग्री सी कम, धीरे धीरे आपको ऊंचाई पर ठंडा लगने लगेगा। इसलिए दार्जिलिंग में ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब समताप मंडल, इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, इसको बता दिए, क्योंकि यह हानिकारक अल्ट्रावायलेट को रोकता है, पराबैंगनी किरण। अगर पराबैंगनी किरण नीचे आ जाएगा तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उसमें चर्म कैंसर हो जाएगा, माने स्किन का कैंसर, मोतियाबिंद हो जाएगा, है ना, शरीर जलने लगेगा, शरीर में छाला पड़ जाएगा। तो ये अच्छा काम करता है ओजोन लेयर, ठीक है। समताप मंडल को देखो, यहाँ कोई हवा हुआ नहीं चलता है, एकदम कोई मौसम घटना नहीं होता है, यहाँ बरसात भी नहीं होता, बरसात नीचे हो गया, बरसात कहाँ हो गया, क्षोभ मंडल में, बादल कहाँ बन गया, क्षोभ मंडल में, पशु पक्षी कहाँ है, क्षोभ मंडल में, हवा कहाँ चलता है, ऐसे से हवा चलता है ना, हवा भी कहाँ चलता है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है। लेकिन समताप मंडल में कुछ नहीं, ऐसी घटनाएं कुछ नहीं होती, एकदम शांत होता है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं, शांत मंडल कहते हैं, है ना। तो समताप मंडल को शांत मंडल कहते हैं, और इसी शांत मंडल में कौन सा लेयर पाया जाता है, ओजोन का लेयर पाया जाता है, ठीक है। ये बात खत्म। अच्छा ये पूछ, इसकी ऊंचाई नहीं पूछेगा क्योंकि हर किताब में अलग है, इसमें पूछेगा शांत मंडल की ऊंचाई ज्यादा किधर है, इसका उल्टा, क्षोभ मंडल का उल्टा कर देंगे, है ना।
शांत मंडल या समताप मंडल की ज्यादा ऊंचाई कहां पर है? ध्रुवों के पास। देख रहे हैं ना, ये इतना मोटा है, और भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई क्या है? ये देखिए, ये कम है और ये इतना क्या है? ज्यादा है। ठीक है। फिर समताप मंडल के ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के बारे में सारी जानकारी कल दे दी गई थी कि यहाँ पर ये उल्का पिंड को आने से क्या होता है? रोकता है, घर्षण उत्पन्न करता है ना। मध्य मंडल के बारे में बता दिया गया था। आयन मंडल के बारे में बता दिया गया था। यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन और निष्क्रिय गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन और निष्क्रिय गैस। जब सूर्य की रोशनी मिलती है तो ऑक्सीजन दो भागों में टूट जाता है, दो आयन में, है ना, दो आयन में टूट जाता है, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। जब दो भागों में ऑक्सीजन टूट जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊष्मा। इसलिए यहाँ तापमान लगभग 1000 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी हो जाता है। कहीं पर 900 लिखा हुआ है, कहीं पर 1100 लिखा हुआ है, कहीं पर 1250। लेकिन आप नॉर्मल एवरेज इतना याद रखिएगा कि 1000 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी तक यहाँ तापमान पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर आप जाकर हाथ निकाल दीजिएगा तो आपका हाथ जलेगा नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ हवा नहीं है, हवा का घनत्व कम है। ठीक है, तो यहाँ आप जलिएगा नहीं। क्यों नहीं जलिएगा? आयन मंडल का तापमान सबसे ज्यादा है, फिर भी यहाँ पर जलन, मतलब अगर रॉकेट गुजरता है तो जलता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हवा क्या है? बहुत कम है। हवा अगर ज्यादा रहता तो गर्मी भी क्या होता? गर्मी तुमको, मतलब अगर हवा ज्यादा होता और तब रॉकेट उड़ता तो वहां रॉकेट जलकर खाक हो जाता है ना। और यहाँ अच्छा है कि हवा का घनत्व क्या है? हवा का घनत्व क्या है? कम है ना। हवा का घनत्व कम है, इसलिए यहाँ पर गर्मी है लेकिन महसूस नहीं होता है। ठीक है, आराम से यहाँ समझ में आ गया। अब हमको बताए थे कि यहाँ पैराशूट उड़ाया जाता है, इस शांत मंडल है, यहाँ हवाई जहाज उड़ाया जाएगा, यहाँ जेट विमान उड़ाया जाएगा मध्य मंडल में। और आयन मंडल बताए थे कि पहले दूरदर्शन, यहाँ पर है दूरदर्शन, पृथ्वी पर दूरदर्शन रेडियो का संचालन कहां से होता था? आयन मंडल से। कहां से होता था? अब तो सैटेलाइट आ गया। अब लास्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबसे अंतिम मंडल को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर केवल सैटेलाइट छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? सैटेलाइट। जैसे भारत का नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, है ना। नासा का सारा सैटेलाइट कहां मौजूद है? बहिर्मंडल में मौजूद है। ये कल 5 लेयर के बारे में बताया गया था, आज रिवीजन के तौर पर बता दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए इसे। इसके बाद एक टर्म आया घनत्व। इस घनत्व को हमको समझना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग का एक टर्म है घनत्व। सर घनत्व के कारण गर्मी क्यों नहीं लगता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, अब घनत्व का परिभाषा आपको बता दे रहे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक क्यूब है, क्यूब की सभी भुजा बराबर होती है। मान लीजिए सभी भुजा 1 सेंटीमीटर है, आप जानते हैं इसमें भुजा 12 होता है। लगभग इतना ही बड़ा एक और क्यूब ले लेते हैं जिसको घन लगभग इतना ही बड़ा एक क्यूब ले लेते हैं। यह थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जान लीजिए कि दोनों लगभग 1 सेंटीमीटर, इसमें भी भुजा 12 है। और हम तुम लोग को समझा रहे हैं घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, घनत्व ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक परिवार में पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची फूआ फूफा उसके बच्चे सब एक ही घर में मौजूद है, और बगल वाले घर में सिर्फ उसके माँ बाप और केवल बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं। तो बताइए किसकी जनसंख्या ज्यादा है, पहला वाला घर का या दूसरा वाला घर का? मान लीजिए पहला घर है, ये फर्स्ट घर है और ये सेकेंड घर है ना। तो मान लीजिए पहला घर में दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन छोटे छोटे बच्चे चाचा चाची काका काकी सब घर में मौजूद है, फूआ फूफा सब घर में मौजूद है। तो पहला घर में लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। देख लीजिए यहाँ पे सब है, सब बहुत सारे लोग हैं,
चाचा मौसी काका फूफा सब यहाँ मौजूद है, भाई बहन, है ना, सब यहीं पर मौजूद है, इसी घर में ठूसा हुआ है। लेकिन सेकेंड वाला घर में क्या है, बस एक माँ बाप है और उसके 2 बच्चे हैं। तो बताइए किसमें ज्यादा तुमको नजर आ रहा है, फर्स्ट क्यूब में ज्यादा नजर आ रहा है और सेकेंड क्यूब में कम। तो अब बताइए घनत्व किसका ज्यादा है, फर्स्ट क्यूब में, क्योंकि लोगों की इतना ही जगह में बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, और इसका भी इतना ही जगह है बहुत कम लोग हैं। ये नहीं कि इसका घर बहुत बड़ा है ना, यहाँ लिमिटेड लिए हैं कि बस 1 सेंटीमीटर भुजा होना चाहिए। कितना भुजा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। घनत्व। तो बताइए इन दोनों में घनत्व किसका ज्यादा है, पहला वाला। अब दोनों का घर का आकार क्या है, सेम है, बराबर है। मान लीजिए दोनों का घर का आकार क्या है, बराबर है, लेकिन इस घर में ज्यादा लोग रह रहे हैं, इस घर में कम लोग रह रहे हैं। तो ये घर में ज्यादा लोग है तो इसका घनत्व क्या है, ज्यादा, और इसमें कम लोग है तो इसका घनत्व क्या है, कम। ये बात समझ में आ गया, एकदम टर्म सीधा है कि घनत्व क्या है, जितना ज्यादा पदार्थ ठूस कर भरा रहता है ना, जितना ज्यादा पदार्थ क्या होता है, ठूस कर भरा होता है, वही यहाँ पर घनत्व दर्शा रहा है ना। और यहाँ पर कम ही लोग हैं लेकिन फैलाग है ना, तो यहाँ पर घनत्व क्या है, कम है। अब बताइए, अब यहाँ मान लीजिए गर्मी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, गर्मी, है ना, तो सब तो एक दूसरे से सटा हुआ है तो सबको गर्मी लगेगा ना। अब यहाँ पर अच्छा मान लीजिए अब यहाँ गर्मी बढ़ेगा तो सब एक दूसरे से फैला गए ना, तो मतलब यहाँ घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, कम, और यहाँ घनत्व क्या है, ज्यादा। घनत्व क्या है, ज्यादा लोग हैं तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी तो सबको गर्मी लगने लगेगा क्योंकि एक दूसरे से सटा हुआ है, और यहाँ कम ही लोग हैं भाई तो गर्मी लगेगा तो गर्मी एक दूसरे से वापस एक दूसरे में जाने नहीं जा पाएगा, क्योंकि गर्मी परासरण विसरण, है ना, विकिरण द्वारा, सॉरी, गर्मी विकिरण द्वारा एक अणु से दूसरे अणु में जाता है ना। इसलिए मध्य मंडल में, है ना, सॉरी, आयन मंडल में क्या होता है ना कि वहां हवा का घनत्व कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, हवा का घनत्व क्या है, कम है। तो एक हवा, मान लीजिए हवा का एक गोला है, ये हवा का गोला जब गर्म होता है तो इसको गर्म नहीं कर पाता। क्यों नहीं गर्म कर पाता है, क्योंकि दोनों का दूरी क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ गर्मी रहने पर भी हम महसूस नहीं होता। बस समझ में आ गया ये बात कि घनत्व कैसे प्रभावित करता है गर्मी को। जैसे अभी इस कमरा में 50 लोग अभी ठूस दिया जाए तो पूरा गर्मी लगने लगेगा, लेकिन अभी हम लोग 10-15 जितने भी लोग हैं, है ना, तो अभी हम लोग को गर्मी क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सब दूर दूर फैल कर बैठा हुआ। समझ आ रहा ना। तो घनत्व का परिभाषा समझ में आया ना। एक ही जगह पर, मान लीजिए एक ही जगह पर बहुत लोग ठूस कर भर दिया तो उसका घनत्व क्या हो गया, ज्यादा, और एक ही जगह पर बहुत कम ही लोग हैं और जगह उतना ही है और सब फैला बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, घनत्व कम। हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं भीड़, क्या बोलते हैं, और साइंस की भाषा में क्या हो गया, घनत्व, है ना। तो आयन मंडल में क्या है, भीड़ क्या है, कम है। किसका भीड़ कम है, हवा का। तो जब हवा ही नहीं रहेगा तो गर्मी लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, भले तापमान बढ़ जाएगा लेकिन गर्मी नहीं लगेगी। तो अब पता चला, तो क्वेश्चन आएगा समता आयन मंडल में तापमान क्यों बढ़ जाता है, क्वेश्चन आएगा आयन मंडल का तापमान क्यों अधिक होता है ना। ये माध्यमिक परीक्षा 2007 में आया था, है ना। आयन मंडल का तापमान क्यों बढ़ जाता है, तो आप लिखिएगा क्योंकि आयन मंडल में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, क्या पड़ती है, एकदम नोट्स बनाते चलिए, जब आयन मंडल में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऑक्सीजन 2 अणुओं में टूट जाता है। ऑक्सीजन, ये देखिए, ये डायग्राम भी बना दीजिएगा, 2 अणुओं में टूट जाता है और जिससे हीट उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा के कारण आयन मंडल का तापमान बढ़ जाता है। फिर से लिखिएगा, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में आयन मंडल में मौजूद ऑक्सीजन 2 अणुओं में टूट जाता है। इस अणुओं के टूटने से
आयन बनता है। ये दोनों क्या बना? आयन। ये दोनों क्या बना? आयन। और इस आयन बनने से अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, जिससे तुम्हारा आयन मंडल का तापमान बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल का तापमान अधिक होने पर भी, आयन मंडल का तापमान अधिक होने पर भी गर्मी क्यों नहीं महसूस होता है? गर्मी क्यों नहीं, गर्मी मतलब तापमान, गर्मी क्यों नहीं महसूस होता है? एक लाइन में आंसर, क्योंकि हवा का घनत्व कम है। क्योंकि हवा का घनत्व कम है ना? हवा आराम से फैला हुआ है, घनत्व कम है। एक को गर्मी लग रहा है तो दूसरा पास गर्मी नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए वहां हवा का घनत्व कम है, इसलिए गर्मी नहीं लगता है। चलो ये बात टर्म समझ में आ गई है, वेरी गुड। इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब इसके बाद समझा रहे हैं दबाव। दबाव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वेस्ट बंगाल के जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड परीक्षा जो इस बार देने वाले हैं 2021 में, और जो 2022 में देने वाले हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, आप लोग प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपको हर दिन मिलते रहे। और आप लोग, मैं वादा करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है? आप लोग बस सीखिए, समझिए। बस किताबी रट्टा को छोड़कर कुछ नया करते हैं। किताब का लिखवा देने से वो टीचर महान नहीं होता है और स्टूडेंट महान नहीं होता है, ठीक है? आप लोग बस एक काम करिए, बस समझने का कोशिश करिए और खुद से आंसर लिखने का कोशिश करिए। 3 इडियट देखे है ना, उसमें क्या समझाया गया? खुद से आंसर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर किताब में परिभाषा अलग अलग होता है, तो आप अलग अलग किताबों को तो याद नहीं ना करिएगा। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, है ना? थोड़ा समझ को विकसित करिए और खुद से आंसर लिखने का कोशिश करिए, है ना? हम तो क्वेश्चन भी लिखवा रहे हैं और आंसर भी बोल दे रहे हैं, ठीक है? अब आता है दबाव किसे कहते हैं। तो चलिए पहले अब दबाव समझाते हैं। प्रेशर, और हम लोग अपना भाषा में दबाव को बोलते हैं भारी। दबाव को क्या बोलते हैं? भारी। तो भारी किसे कहते हैं, उसी चीज को समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक बच्चा है, इसका नाम है गोलू और गोलू। अगर मान लीजिए ये सर पे एक ईंटा लिया हुआ है, एक ईंटा, है ना? और ये सर पे 3 ईंटा लिया हुआ है, तो बताइए किसको ज्यादा भारी लगेगा, गोलू को या बोलू को? गोलू को, जाहिर सी बात है, क्योंकि गोलू कितना ईंटा लिया हुआ है सर पे? 1 ईंटा। और भोलू कितना ईंटा लिया हुआ है? 3 ईंटा, है ना? तो इसको भारी लगेगा। भारी मतलब दबाव लगेगा, है ना? यहाँ पर भोलू को ज्यादा दबाव महसूस होगा और इसको कम दबाव महसूस होगा। ये तो ईंटा लेने पर हम लोग को महसूस हो रहा है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, जैसे और भी देखिए, मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है और पानी का लेयर यहां से, ये गहराई है, ठीक है? एक लड़का यहां पर तैर रहा है ना? एक लड़का यहां पर तैर रहा है और एक लड़का नीचे, पानी के एकदम नीचे आ गया है ना? और एक लड़का यहां पर एकदम तैर रहा है ऊपर में, पानी का ऊपर में। तो बताइए दबाव किसको ज्यादा महसूस होगा? नीचे वाला को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पानी का लेयर क्या हो रहा है? बढ़ते, पानी इतना मोटा हो गया, तो पानी ऊपर मोटा हो गया तो पानी भारी होता है ना, तो भारी क्या करेगा? भारी चीज क्या करेगा? दबाएगा। तो ये बेचारा को दबाव ज्यादा महसूस हो रहा है ना? लेकिन इस लड़के को दबाव क्या हो रहा है? कम महसूस हो रहा है। क्यों? ये लड़का ऊपर है और पानी थोड़ा सा है। पानी क्या है? तो थोड़ा सा पानी कम दबाएगा, ठीक है? तो दबाव इन दोनों में किसको ज्यादा महसूस होगा? गहराई वाले को, नीचे वाले को, ठीक है? उसी
उसी प्रकार ये धरती है और यहां पर एक लड़का खड़ा है ना, और ये वायुमंडल है। इस तरह से वायुमंडल का लेयर है, ठीक है। और यहां पर बहुत सारा गैस है, गैस, और सारा गैस नीचे है, धरती के समीप है, ठीक है। एक लड़का धरती पे खड़ा है और एक लड़का ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मान लीजिए तीसरा नंबर मध्य मंडल में आ गया। एक लड़का यहाँ मध्य मंडल में खड़ा हो गया है ना, रॉकेट की सहायता से या है ना किसी चीज की सहायता से ऊपर चला गया। अगर भगवान इसको ऊपर लाके लटका दे मध्य मंडल में, तो बताइए दबाव किसको ज्यादा महसूस होगा, नीचे वाले लड़का के ऊपर वाले लड़का को? नीचे वाला लड़का को। क्यों होगा? क्योंकि सारी गैसें कहां पर है? नीचे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? भारी। ऑक्सीजन गैस क्या है? भारी। तो सब नीचे दबेगा, तो नीचे वाले लड़का को क्या करेगा? दबाएगा, है ना। नीचे लड़का को क्या करेगा? दबाएगा। और ऊपर वाला लड़का ऊपर चला गया ना, तो वहां हवा है, तो लड़का को कोई दबाएगा, आराम से महसूस, है ना, आराम से घूमेगा। बात समझ रहे ना? तो दबाव किसको महसूस होगा? नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। तो मतलब अब आता है, ये आप उतार लीजिए। अब परिभाषा क्वेश्चन आता है, दबाव किसे कहते हैं? चलिए उसके बाद सभी लिखिए, दबाव किसे कहते हैं? दबाव किसे कहते हैं? देखिए, ये मान लीजिए स्थान है, किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में किसी स्थान पर, ये स्थान है और इकाई क्षेत्र है, मतलब इसका सर है। इकाई क्षेत्र कहीं भी हो सकता है ना। मान लीजिए हम हाथ ऐसे खड़ा कर दिए, ये भी, इसमें भी दबाव लग रहा है। कौन दबा रहा है? वायुमंडल। कैसे दबा रहा है? लंबवत, सीधा सीधा। तो किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में, ये हाथ भी हो सकता है, या मेरा इससे बड़ा सर भी हो सकता है, या तुम ऊपर में बोझा ले लिया तो बोझा भी हो सकता है। तो इकाई क्षेत्र कोई भी हो सकता है, ठीक है। इकाई क्षेत्र मतलब होता है सबसे छोटा क्षेत्र, है ना। तो किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा। तो वायुमंडल द्वारा लगने वाला लंबवत बल, ये लंबवत लगता है, एकदम सीधा, एकदम तिरछा नहीं लगता है, सीधा लंबवत बल किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में, किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा। ये वायुमंडल, अभी वायुमंडल हम लोग को दबा रहा है ना। वायुमंडल दबा रहा है। क्यों दबा रहा है? क्योंकि वायुमंडल क्या है? भारी है। अब भारी चीज हम लोग क्या करें? दबाएगा। जैसे अभी ईटा वाला कहानी बताया, ईटा एक ईटा लिया हुआ था, 2 ईटा लिया हुआ था, 3 ईटा, तो 3 ईटा वाला को ज्यादा भारी लगेगा, है ना। और किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में वायुमंडल द्वारा लगाए गए लंबवत बल को दबाव कहते हैं, है ना। और दबाव की इकाई मिलीबार है, ठीक है। वायुमंडल, अब जैसे चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं है, तो यहां जो भी व्यक्ति जाएगा उसे दबाव महसूस नहीं होगा, ठीक है। उसे एकदम दबाव महसूस नहीं होगा। क्यों दबाव महसूस नहीं होगा? क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं। इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे जाते हैं ना, तो एक सूट पहन लेते हैं, है ना, उसको एस्ट्रॉयड सूट बोलते हैं। वो लोग सूट पहन लेता है। क्यों सूट पहनता है? क्योंकि अगर हम इसी रूप में चंद्रमा पे चले गए तो चंद्रमा में क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है तो दबाव भी नहीं है, और दबाव नहीं है तो हमारा जो शरीर का नस, खून जो बह रहा है वो फट जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए चंद्रमा में जो भी अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाते हैं, वो अपने साथ एक स्पेशल प्रकार का सूट पहन लेता है, और वह सूट क्या करता है? शरीर के दबाव को बनाए रखता है। समझ में आया? तो ये दबाव भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, अगर दबाव नहीं होता तो क्या होता? तो शरीर की नसें फट जाती, आंसर।
अगर वायुमंडल में दबाव नहीं होता तो क्या होता? तो सिंपल सी बात, शरीर की नसें फट जाती और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता, एग्जामिनर पूछ देगा कि चंद्रमा पे क्या वायुमंडल होता है? नहीं, वायुमंडल नहीं होता है। क्वेश्चन, चंद्रमा में क्या दबाव होता है? अरे भाई, जब वायुमंडल नहीं है, ऊपर वाला भारी, जब हम ईटा उठाए ही नहीं है तो दबाव लगेगा नहीं। तो चंद्रमा में कोई भी वायुमंडल नहीं है और हमारे पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है। तो वायुमंडल भारी है, तो भारी है तो लंबवत दबाव लगा रहा है। लंबवत क्या लगा रहा है? बल। और जब लंबवत बल लग रहा है, भारी लग रहा है, तो हम दबाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दबाव की परिभाषा बता दें और दबाव की इकाई मिलीबार है। ठीक है, अब आता है सामान्य दाब कितना होता है? तो सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब होता है पारा, या 101325 मिली बार है। ठीक है, नॉर्मल सामान्य दबाव कितना है? जो नॉर्मल दबाव कितना पड़ता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1013.25 मिली बार है। ये दबाव नॉर्मल है और ये जब दबाव लगता है ना तो हम लोग महसूस नहीं होता है। इससे ज्यादा जब ईंटा उठा लेते तो दबाव बढ़ता है। कैसे? 76 हो जाता है, 75, 76 हो जाता है तो लगभग 80, 100। एक सीमेंट का बोरवे उठा लिए, है ना, तो दबाव क्या हो जाएगा? 76 से ज्यादा, और ज्यादा हो जाएगा तुमको भारी लगेगा दबाव। समझ में आया बात? तो सामान्य दाब कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1013.25 मिली बार है। समझ में आया बात? सारा क्वेश्चन आंसर कराते चल रहे हैं। फिर से क्वेश्चन ले लीजिए, चंद्रमा पे दबाव क्यों नहीं है? चंद्रमा दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि वह वायुमंडल नहीं है। फिर पूछे क्या चंद्रमा में वायुमंडल है? नहीं है ना, इसे दबाव भी नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन आएगा कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? क्वेश्चन लिखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता क्या होता? तो क्या होता? शरीर की मनुष्य के शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर का नस क्या होता? फट जाता और आदमी का मृत्यु हो जाता है। और बताओ, अगर वायुमंडल नहीं होता तो आज जीवन भी नहीं होता, क्योंकि सबका नसें फट जाता तो आदमी लोग, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जितना भी है सबका नस फट जाता, तो क्या वह जिंदा रह पाता? नहीं। तो पृथ्वी भी बंजर हो जाती है। और आज और हम आप लोग कोई पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, चलिए दबाव समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के बारे में आप क्या जानते हैं? ओजोन परत के बारे में आप क्या जानते हैं? है ना, आप बहुत कुछ जानते हैं। अभी हम आपको पहले बता दिए थे उस समय, अभी भी आप फिर से क्लियर करते हैं। ओजोन परत के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर में आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखिएगा कि ऐसे पॉइंट वाइज, ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। लिखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। पढ़ा दिए थे पहले। समताप मंडल या समताप मंडल को क्या बोलते हैं? शांत मंडल। क्या बोलते हैं? शांत मंडल। यहीं पर ओजोन परत पाया जाता है। आपको ओजोन परत के बारे में क्या जानते तो बताना है। दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ओजोन परत ओजोन गैस से बना होता है। ओजोन गैस का सूत्र है O3 गैस से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे पृथ्वी का सुरक्षा आवरण या पृथ्वी का छाता कहते हैं। बता चुके हैं, पृथ्वी का छाता कहते हैं। पृथ्वी का छाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। अब बीच बीच में डायग्राम बना दिया कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में डायग्राम बना देना है। ओजोन परत समताप मंडल पाया जाता है, इसको इस तरह से लिख देंगे, है ना, इस तरह से बना देंगे। ये क्षोभ और ये समताप, यहां पर इस तरह से ओजोन लेयर बना देंगे। ठीक है, और ये सूर्य बना देंगे, सूर्य मामा, सूर्य मामू है क्या, चंदा मामू है ना, सॉरी, चलो सूर्य चाचू होगा शायद, है ना। ये देखिए क्षोभ मंडल, यह है आपका क्षोभ मंडल। दूसरा नंबर समताप मंडल, और समताप मंडल में, उस समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। यही ओजोन परत पाया जाता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसे। ओजोन परत के बारे में क्या जानते हैं, तो ओजोन परत समताप मंडल या शांत मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत ओजोन गैस O3 से बना होता है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा आवरण या पृथ्वी का छाता कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है ना। इसलिए जो रक्षा करता है तो भाई उसको रक्षक कहेंगे। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है बोर्ड वाला, बोल देगा पृथ्वी का रक्षक कौन है, तो आपको लगेगा शक्तिमान, ऐसा नहीं है। या क्रिस, है ना, क्रिस 4, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन, तो वो लोग पृथ्वी का रक्षक नहीं है। पृथ्वी का रक्षक सिंपल है ओजोन। कौन है ना। अब आप फिल्म बनेगा ओजोन, आप लोग बनाइएगा, सन मेरी, सन जोसफ, डीएवी, और कौन है, एनडी विद्यालय, सभी मिलकर ओजोन पर फिल्म बनाइएगा। तो ये बात समझ में आया, ओजोन के बारे में जान गए। तो सर क्या इतने लिखना है, हाँ 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही। आप चित्र से जितना ज्यादा लिखने का कोशिश करें, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ना, जो बोर्ड का आपका कॉपी चेक करेगा, वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड आदमी है ना। और क्वेश्चन भी बंगाल का एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है। बंगाल के क्लास 10 का जितना हार्ड क्वेश्चन है वो शायद ही कोई भी, जितना भी 28 स्टेट हैं उसके इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और हर बारीकी पर नजर रखिए, है ना। बड़ा क्वेश्चन भी आपका करवा दे रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर में आएगा, या एक क्वेश्चन पूछ देगा शॉर्ट में, तो आप बताने का ताकत रखते हैं। पूछ देगा ओजोन का सूत्र क्या है, देखिए O3। ओजोन परत कहां पाया था, शांत मंडल, समताप मंडल। क्वेश्चन आएगा शांत मंडल किसे कहते हैं, क्योंकि भाई शांत है ना, क्योंकि ये क्या है, शांत है। अशांत कैसे लिख दीजिए, क्योंकि यह ना हवा चलती है, ना बरसात होता है ना, ना पेड़ पौधे पाए जाता, ना पशु पक्षी पाया जाता है। तो भाई कोई पक्षी पशु पाया ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, शांत मंडल, है ना। सारी बात बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यदि ओजोन परत नहीं होता तो क्या होता, है ना। क्वेश्चन आएगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको मिटा दे रहे हैं हम। पुराने और नए विद्यार्थी आराम से वीडियो रोक रोक कर आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, यदि ओजोन परत नहीं होता तो क्या होता। सिंपल, यदि ओजोन परत नहीं होता तो क्या होता। अरे भाई, अगर हमारा रक्षक ही हट जाए, है ना, हमारे रक्षा करने वाला ही हट जाए, तो हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। तो वही होगा, देखो यार, बेमौत मारे जाएंगे। क्या होगा देखो, सबसे पहले आप जानिए आंसर में ओजोन का, हमारे जो फिल्म है ओजोन परत का विलन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिखते हैं ओजोन परत, विलन नहीं लिखेंगे, साफ साफ लिखिएगा, ओजोन परत को CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से हानि पहुंचता है। यह गैस रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ईंधन दहन इत्यादि से निकलता है। ठीक है, मतलब ओजोन परत का दुश्मन कौन है? CFC। कभी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा CFC का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछ देगा, क्वेश्चन देगा कि ओजोन परत को किससे नुकसान होता है? हाथी से, बैल से, कुछ नहीं। ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? CFC से, और किससे? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। आपको घुमाने के लिए दे देगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान होता है? नहीं, ओजोन परत को कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान नहीं होता है। ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? दो गैस बस, CFC है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन। एक और गैस है क्या? मीथेन। इससे नुकसान होता है। अच्छा, ये नुकसान होता है तो निकलता कहां से है? रेफ्रिजरेटर, AC का हम लोग यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, है ना। फिर बहुत सारी लकड़ी को जला देते हैं तो उससे मीथेन गैस, CFC गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है। और ये भयानक विलन समताप मंडल में जाता है। देखिए, ये भयानक विलन निकला है, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन, CH4, मीथेन का सूत्र है। ये तीनों भयानक जाकर ओजोन परत को छेद कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? छेद, पतला कर दे रहा है। मान लो इतना मोटा था, धीरे धीरे CFC जाकर खा रहा है ना। देखे ना, मोटा लकड़ी होता है, नीचे से दीमक खाता तो लकड़ी कैसे धीरे धीरे पतला हो जाता है ना। उसी तरह ओजोन परत इतना मोटा है और नीचे से CFC गैस हम लोग छोड़ रहे हैं, मनुष्य लोग। CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड हम ही लोग के कारण जा रहा है ना। मीथेन हम ही लोग के कारण ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जाकर हमको लगता है हम तो रेफ्रिजरेटर ठंड में, AC में है, फ्रिज में है ना, एकदम हम लोग अपने आप में बहुत मस्ती में रह रहे हैं, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे खतरनाक गैस निकलता है, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। ये ऊपर जाकर ओजोन परत को धीरे धीरे पतला कर दे रहा है ना। और यही सबसे ज्यादा पतला अंटार्कटिका के पास हो गया। कहां पर? याद रखिएगा, अंटार्कटिका के पास हो गया। और यहां एक छिद्र हो गया। छिद्र होने का मतलब अब सूर्य की, अब जो भाई रक्षा आवरण टूटा, रक्षा आवरण यहां से टूट गया तो सूर्य का यूवी किरण, अब सूर्य भगवान भी खुश हो गया। देख रहे हैं ना, स्माइली फेस हो गया। अब सूर्य भगवान का यूवी किरण डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? पृथ्वी पर। डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? पृथ्वी पर। जिससे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान, भूमंडलीय उष्णता बढ़ रही है। उष्णता बढ़ रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? भूमंडलीय उष्णता, भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर, चर्म रोग हो रहा है। चर्म रोग हो रहा है, लोगों में मोतियाबिंद हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है ना। और जब गर्मी बढ़ेगा तो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। ध्रुवों की बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। आप लोग साफ से लिखिएगा, ठीक है। ये हम चित्र से समझा दिए। तो जैसे यूवी किरण घुसा, है ना, ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाया? CFC, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत क्या हो गया? धीरे धीरे पतला। सबसे ज्यादा पतला कहां हो गया?
अंटार्कटिका के पास। कहां हो गया? इससे सूर्य भगवान खुश, और उसका क्या घुस गया? यूवी किरण। कौन घुस गया? जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। क्या बोलते हैं? जैसे ही घुसा तो पृथ्वी का तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, जिसे भूमंडलीय उष्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है? चर्म रोग हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, फसल झुलस रहे हैं। इसको आप लिख दे रहे हैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसमें आगे जोड़िएगा, निकलता है इससे ओजोन परत में अंटार्कटिका के पास छिद्र हो गया है, जिससे पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंचने लगी है, इसका क्या प्रभाव हुआ? एक नंबर ग्लोबल वार्मिंग का आना, दूसरा नंबर चर्म कैंसर होना, तीसरा नंबर फसलों का झुलस जाना, और चौथा नंबर ध्रुवीय बर्फ का पिघल जाना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समझ रहे ना? और लास्ट में लिख लीजिएगा, अंततः एक छोटे से छिद्र के कारण इतना बड़ा तबाही मच रहा है। अगर पूरी तरह से ओजोन परत नहीं होता तो आज पृथ्वी आग की भट्टी बन गई होती, पूरे जीव जंतु जलकर भाप में उड़ गए होते। बस लास्ट में क्या लिखेगा? अंततः अगर ओजोन लिखिए, अंततः ओजोन में एक छोटा सा छिद्र ने इतना तबाही पृथ्वी पर मचा रखा है ना? क्या लिखिएगा? अंततः कि ओजोन परत के एक छोटे से छिद्र ने इतना तबाही मचाकर रखा है। अगर पूरी तरह से ओजोन परत नहीं होता तो आज पृथ्वी आग के भट्टी के रूप में बदल गई होती, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता, और हम मनुष्य, पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं बचता, और पृथ्वी केवल एक आग का गोला बनाता। लास्ट में आप लोग पॉइंट जोड़ लीजिएगा, ठीक है? लास्ट में आप लोग पॉइंट जोड़ लीजिएगा इसे। अंत में लिखिएगा, अंततः एक छोटे से ओजोन के छिद्र ने पृथ्वी पर इतनी तबाही मचाकर रखी है। यदि पूरी तरह से ओजोन परत नहीं होता तो आज पृथ्वी आग के भट्टी के रूप में बदल गई होती, और पृथ्वी पर जीवन एकदम मुश्किल हो जाता, है ना? और पृथ्वी का अस्तित्व एक आग के गोले की तरह होता। लास्ट में आप लोग पॉइंट जोड़ लीजिएगा, मेरा जगह नहीं है, ठीक है? टाइम भी कम है। अब आगे चलते हैं, अब आगे टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी पहले ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। दोनों साथ में क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब इसके बारे में समझाना।
हम क्या किए, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, बस वो क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हुए हर चीज को कड़ी बाई कड़ी जोड़ते चल रहे हैं, ठीक है। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या ध्यान से समझिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, धरती। इस धरती में यहाँ पेड़ पौधे है ना, सबका घर, लोग हैं, सब मौजूद हैं, पशु पक्षी सभी मौजूद हैं, ठीक है। और यही ये क्षोभ मंडल है, और इसी क्षोभ मंडल में कुछ गैस है। क्षोभ मंडल में क्या है, कुछ गैस। कौन सा गैस है आप जानते हैं, कौन सा गैस है सबसे ज्यादा, कौन सा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीनों गैस मौजूद है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा CO2 को अवशोषक गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषक। क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से कौन एक अवशोषक गैस है। अवशोषक मतलब गर्मी को सोख कर फूल जाता है ना, और गर्मी को अपने अंदर रखता है। तो अवशोषक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को आप ध्यान से समझिएगा, है ना। जब दिन को सूर्य निकलता है, जब दिन को सूर्य निकलता है तो फिर सूर्य एक किरण छोड़ता है जिसको बोलते हैं विकिरण, है ना। सूर्य एक रोशनी छोड़ता है जिसको बोलते हैं विकिरण। और ये क्या होता है, एकदम छोटा सा, देख रहे हैं ना, एकदम इस तरह से होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ये लघु तरंग है। ये क्या है, लघु तरंग है, ठीक है। तो सूर्य दिन के समय विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को दे देती है। सिंपल सा परिभाषा, सिंपल सा लिखना है कि दिन के, अरे सूर्य दिन में उगता है ना, तो थोड़ा सा जोड़ते हुए चलेंगे परिभाषा। आंसर लिखने का तरीका सीखो, रात के समय सूर्य, है ना। या कोई लिख देगा सर सूर्य विकिरण ऊर्जा लघु तरंग रूप में पृथ्वी देती है, तो गलत हो जाएगा। नहीं, अगर आगे दिन जोड़ देंगे तो और अच्छा बात है। दिन के समय ये सूर्य देवता क्या कर रहा है, विकिरण ऊर्जा अर्थात लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को क्या देती है, ऊर्जा। क्या देती है पृथ्वी को, ऊर्जा। दिन में गर्मी देता है। फिर से, दिन के समय सूर्य क्या करता है, विकिरण ऊर्जा अर्थात लघु तरंगों के रूप में क्या देता है, पृथ्वी को ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। गर्मी बढ़ता है ना, तापमान देता है। क्या देता है, तापमान, ठीक है। फिर से, दिन के समय सूर्य क्या करता है, विकिरण ऊर्जा अर्थात लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को क्या देता है, तापमान देता है। तापमान देता है तो थोड़ा गर्मी बढ़ता है। जैसे ठंडा, गर्मी बढ़ रहा है, आराम से लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इसी सूर्य की वजह से अभी हम लोग ठंड का सामना कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, जब रात हो जाता है, जब चंद्र देवता निकलता है इधर से, यहां मून निकल जाता है, तो रात में क्या होता है, जब कोई चीज गर्म होता है तो ठंडा भी तो होता है ना। सिंपल सी बात, जब कोई चीज गर्म होगा तो ठंडा भी तो होगा ना। चलिए, जैसे आप पानी घर में खौला देते हैं तो गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद ठंडा नहीं होता है क्या, होता ही है। अब पृथ्वी, धरती, ये धरती तो गर्म है, लेकिन रात के समय ठंडा होगा, तो रात के समय ये पार्थिव विकिरण छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पार्थिव विकिरण। और पार्थिव विकिरण ऊर्जा क्या होता है, दीर्घ तरंग होता है। क्या होता है, दीर्घ तरंग, ठीक है। तो दीर्घ तरंग क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भेद नहीं पाता है और टकरा के फिर यहीं आ जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा तरंग है, समझ रहे ना। एक छोटा सुई किस तरह से घुस जाती है ना, और इसमें इतना मोटा सुई लेके आएगा तो घुसेगा ही नहीं, बात समझ रहे ना। तो ये बस ये छोटा सुई है, मतलब लघु तरंग है, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को पार कर जा रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पार कर जा रहा है, लेकिन अब ये छोटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या पार्थिव विकिरण को पार कर पाएगा, नहीं ना। पार्थिव विकिरण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा जाएगा, है ना, और ऊपर नहीं जा पाएगा। कहां नहीं जा पाएगा, ऊपर।
अगर ऊपर नहीं जा पाएगा तो कहां रह जाएगा, गर्मी नीचे रह जाएगा। बात समझ रहे ना, नीचे रह जाएगा। तो ये बात अच्छी है, समझ रहे ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता ना तो दिन में गर्मी पड़ा तो रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, फिर जीवन क्या हो जाता, मुश्किल। दिन में पूरा गर्मी है, रात में पूरा ठंडा, समझ रहे ना, तो जीवन मुश्किल हो जाता। लेकिन हम लोग क्या किए, गाड़ी चलाने लगे, है ना, कोयला जलाने लगे, पेट्रोल वाला गाड़ी एकदम देता है, करोड़ों गाड़ी होगा दुनिया में, आज हर घर में गाड़ी है, तो सबसे क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा है, अरे भाई सभ्य तो नहीं रोक देता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कुछ तो ऊपर जाता होगा ना, कुछ कुछ चकमा देके निकल जाता है। तो पृथ्वी आराम से अच्छा बना था। लेकिन हम लोग क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह आ गया। और पार्थिव विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड को पार ही नहीं कर पा रहा है, और पार ही नहीं कर पा रहा है, तो जिससे क्या हो गया, गर्मी दिनों दिन पृथ्वी की क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव, और जब इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो रुक रहा है ना, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट सारा लिखवा देंगे। और इसी से तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि रात में भी गर्मी लगता है ना, तो इस तापमान बढ़ने के कारण कौन सा वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए लिखवा देते हैं, सब ध्यान से लिखिएगा आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आंसर है दिन के समय सूर्य की विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है एवं पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करती है, धीरे धीरे गर्म करती है। लेकिन रात के समय धरती पार्थिव विकिरण द्वारा जो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है उसे त्याग कर ठंडा होती है। मतलब रात के समय धरती पार्थिव विकिरण कैसा किरण है, दीर्घ तरंग, और विकिरण ऊर्जा कैसा है, लघु तरंग। ठीक है, तो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है और उसे त्याग कर पृथ्वी धरती क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। यह दीर्घ तरंग CO2 को भेद नहीं पाती है, जिससे रात में भी पृथ्वी गर्म बनी रहती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कांच का घर बनाकर सब्जी उगाने में होता है। सब्जी उगाने में हो गया। ये बहुत बेस्ट से बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन आएगा, लघु तरंग विकिरण ऊर्जा जान गए क्यों भेद देता है। दीर्घ तरंग जो रात में धरती ठंडा होता है ना, और उस दीर्घ तरंग को कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घ तरंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेद नहीं पाता है। मान लो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड है और नीचे से कोई तरंग आ रहा है, ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे नीचे तरंग आया बस कार्बन टकरा गया,
और टकरा कर यहीं रह जाता है गर्मी, और यहीं रह जाने से नीचे का तापमान बढ़ जाता है, और दिनों दिन ही तापमान बढ़ रहा है, तो वही ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे लिखवाएंगे ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग लिखिए इसको। चलिए आप लोग जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग आप लोग क्या करिएगा, वीडियो रोक रोक कर सारा लिख लीजिएगा। अब कल इसे खत्म कर देंगे हम, ठीक है। आज अब टाइम हो गया है, तो कल वादा है कि कल लेसन 1 खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से। अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे ना, तो देखिएगा कि आपका नोट्स बहुत अच्छा बना होगा और आपका बुद्धि भी बहुत खुल गया होगा, ठीक है। तो बढ़िया बात है, आप लोग इसी तरह बने रहे मेरे चैनल के साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जो अभी 10 क्लास में हैं या एग्जाम देने वाले 2 महीना बाद, वो भी इस वीडियो को देखें, उसके लिए भी एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। और जो अगले साल एग्जाम देंगे 2022 में, अभी जो नए विद्यार्थी है 9 से 10 में गए, वो बस धैर्य रखकर धीरे धीरे नोट्स बनाते चले, ठीक है। धन्यवाद। अब अगला वीडियो पार्ट 3 कल अपलोड होगा।